एसपी मैडम महाकुंभ मेले में ड्यूटी कर रही थी। वहीं पर उन्हें अपनी मरी हुई मां भीख मांगती हुई दिखाई दी। क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य जो खोखले रिश्तेदारों की काली सोच का पर्दाफाश करता है? इस घटना की शुरुआत बिहार के एक बहुत छोटे से शहर में रहने वाली मां और बेटी से होती है। मां का नाम था सुनीता यादव। उनकी 8 वर्ष की बेटी नैना पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके पिता का महामारी में देहांत हो चुका था, जिसके बाद सुनीता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रही थी। लेकिन उनके परिवार में अक्सर पारिवारिक जमीन को लेकर विवाद होता रहता था। सुनीता के पति के मरने के बाद वह चाहती थी कि उनके हिस्से की जमीन उसे मिल जाए, ताकि वह अपनी बेटी नैना का पालन पोषण अच्छी तरह कर सके, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए और बड़े होकर उसे एक बड़ी ऑफिसर बना सके। लेकिन नैना के बड़े पापा उसकी मां को जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देना चाहते थे। उनके पिता के गुजर जाने के बाद उनका ईमान डोल चुका था। वे पूरा हिस्सा खुद हड़पना चाहते थे। वे इंसानियत को तार तार कर चुके थे और रिश्तेदारी का भी गला घोंट चुके थे। वे सारा माल खुद ही प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुनीता को रुपये देने से भी मना कर दिया। इधर सुनीता सिलाई मशीन का काम करती थी और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रही थी। जब नैना 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब घर वालों का कहना था कि बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे, इसकी जल्दी से शादी कराओ और चूल्हा चौका सिखाओ। यह पढ़ाई लिखाई इसके आगे काम नहीं आने वाली। लेकिन सुनीता यह बात जानती थी कि अब उसकी बेटी नैना ही उसे समाज में सम्मान दिला सकती है। उसके पिता की मृत्यु के बाद उन मां बेटियों को किसी ने नहीं पूछा। अगर नैना एक बड़ा पद ग्रहण करे तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए हर हाल में सुनीता ने अपनी बेटी नैना की पढ़ाई जारी रखी। जब वह कक्षा उत्तीर्ण कर अच्छे नंबरों से पास हुई तो बारी आई उसे नजदीक के लखनऊ शहर भेजने की, क्योंकि वहां की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से उसे स्कॉलरशिप मिल रही थी। लेकिन फिर समाज के ठेकेदारों ने नैना को जकड़ा और शहर से बाहर जाने से रोका। लेकिन सुनीता ने सारी मुसीबतों का सामना किया और अपनी बेटी को अपने दम पर लखनऊ के एक बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। गांव और शहर के सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उस छोटे से शहर की कोई भी लड़की इतनी आगे नहीं पहुंच पाई थी जितना नैना पहुंचने वाली थी। इसलिए सभी लोग उसे रोकना चाहते थे, उसकी टांग खींचना चाहते थे। यहां तक कि नैना के बड़े पापा भी नहीं चाहते थे कि वह जीवन में कुछ करके दिखाए। इसी बीच अक्सर जमीन को लेकर विवाद चलता रहता था। सुनीता अपने हक की मांग करती थी, लेकिन नैना के बड़े पापा कभी भी उसे थोड़ा हिस्सा देने को तैयार नहीं होते थे। वे उसे डरा धमकाकर जलील करके घर से बाहर निकाल देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे नैना बड़ी हो रही थी। उसे भी इन सब चीजों की समझ हो रही थी। वह भी अपने पिता का हक हासिल करना चाहती थी, लेकिन रिश्तों की जंजीरों ने उसे बांध रखा था। एक दिन नैना की मां सुनीता ने उससे कहा कि 1-2 महीने हो गए तुम घर नहीं आई, मुझे तुमसे मिलना है। नैना ने जवाब दिया कि अभी मेरी भरपूर तैयारी चल रही है। मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रही हूं ताकि एक बड़ी एसपी ऑफिसर बन जाऊं और तुम्हारा नाम रोशन करूं। सुनीता नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत हो, इसलिए उसने सोचा कि मैं चुपचाप बस के माध्यम से लखनऊ जाती हूं और अचानक उसे सरप्राइज दे देती हूं। जिसके बाद सुनीता ने लखनऊ जाने के लिए एक बस पकड़ी और अपने मन में प्रसन्नता के साथ अपनी बेटी से मिलने के लिए वह बहुत उत्सुक थी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक ऐसी घटना उसका इंतजार कर रही है जो इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दरअसल सुनीता जिस बस में बैठी थी, उस बस के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस बस को चलाने वाला ड्राइवर 2-3 दिन से नहीं सोया था और सामने की ओर से एलपीजी गैस से भरा एक ट्रक जा रहा था। बस ड्राइवर को बार बार नींद आ रही थी। वह कई बार अपनी पलकें बंद कर चुका था, लेकिन अब उसकी एक गलती सभी बस यात्रियों की भयंकर मृत्यु का कारण बनी। दरअसल जब एलपीजी गैस से भरा ट्रक सड़क पर सामने जा रहा था, उसी समय बस ड्राइवर की आंख लग गई और उसने अपनी बस को एलपीजी ट्रक के अंदर घुसा दिया, जिससे गैस का स्त्राव होने लगा। गैस बाहर निकल रही थी। इसी बीच एक ऐसा धमाका हुआ जिससे सभी लोग चारों खाने चित्त हो गए। तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर तक उस भयंकर धमाके की आवाज सुनाई दी। आसपास जो कारें खड़ी थीं, वे सब उस धमाके की चपेट में आ गईं। उस समय सुनीता के साथ उस बस में 45 यात्री मौजूद थे और 20 यात्री उसी समय जलकर मर चुके थे।
यहां तक कि सुनीता की हालत भी बहुत गंभीर थी। उसका 30% शरीर जल चुका था। अब समय था इस दुर्घटना के बारे में परिजनों को सूचित करने का। सरकार हर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के परिजन को बुला रही थी, लेकिन किसी के पास भी नैना का नंबर नहीं था। यहां तक कि नैना तो जानती भी नहीं थी कि सुनीता बस के माध्यम से उसे सरप्राइज देने लखनऊ आ रही थी। तभी नैना के बड़े पापा को सरकार की ओर से एक फोन गया, जिसमें उन्हें पता चला कि सुनीता दुर्घटनाग्रस्त बस की यात्री थी। वह लखनऊ जा रही थी और उसकी हालत बहुत गंभीर है। जब उसके बड़े पापा का पूरा परिवार सुनीता की हालत देखने पहुंचा, तो वहां पर चारों ओर बहुत बुरी और गंभीर स्थिति थी। कई लोगों के शरीर जल चुके थे, कई लोग अपने हाथ पैर खो चुके थे। तकरीबन मरने वालों की संख्या 45 में से 25 हो चुकी थी और सुनीता भी एक एम्बुलेंस में घायल अवस्था में मौजूद थी। तब उसके बड़े पापा ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। नैना के बड़े पापा ने सोचा कि यह तो आज नहीं तो कल वैसे ही मर जाएगी। अगर किसी तरह इसे बचा लिया गया तो फिर से यह मेरे दरवाजे पर जमीन मांगने आएगी। अगर आज इसे मृत घोषित कर दिया गया तो जिंदगी भर जमीन देने के नाम पर छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने सुनीता को देखना तक पसंद नहीं किया और सरकार को यह हवाला दिया कि इन लोगों में हमारी जान पहचान का कोई भी इंसान नहीं है। वास्तव में चंद पैसों के लालच में उन लोगों ने अपना ईमान बेच दिया था। इसका क्या फल उन्हें आगे मिलेगा, यह तो आप पूरी कहानी जानकर ही समझ पाएंगे। कुछ दिनों बाद जब नैना अपनी मां से मिलने अपने छोटे से शहर पहुंची, तो उसने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। अपनी मां को इधर उधर ढूंढते हुए जब वह अपने बड़े पापा के घर पहुंची, तो वहां से उसे जानकारी मिली कि उसकी मां तो मर चुकी है। अचानक इतना बड़ा झटका नैना सहन नहीं कर पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उसने अपने रिश्तेदारों से कहा, आप इस घटना के बारे में मुझे उसी समय नहीं बता सकते थे? क्या मैं इतनी पराई हो गई हूं? लेकिन सबका कहना था कि हमारे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं था, हम तुम्हें कहां ढूंढते। अब दुर्घटना को तकरीबन 2 महीने बीत चुके थे। अब सुनीता कहां थी, किस हालत में थी, किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन नैना के बड़े पापा ने उसके मन में यह डाल दिया था कि हम लोग दुर्घटना वाली जगह पर गए थे और हमने देखा कि तुम्हारी मां पूरी तरह से जल चुकी थी। वहां पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। हमने अपनापन दिखाते हुए उसका अंतिम संस्कार किया ताकि तुम्हारी मां की आत्मा को मुक्ति मिल सके। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए, बल्कि तुम हम पर ही गुस्सा कर रही हो। नैना अब थक हार चुकी थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उदास मन से वह उस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर फिर से लखनऊ आ गई। उसकी मां की यादें उसे लगातार परेशान कर रही थीं। मन में एक विचार आ रहा था कि काश मैं मां के कहने पर उस दिन घर चली जाती तो शायद मां की जान बच जाती, क्योंकि वह खुद मुझसे मिलने लखनऊ आ रही थी और उसी बस दुर्घटना का शिकार हो गई। नैना दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रही थी। उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं लग पा रहा था। लेकिन तभी मनोज के रूप में उसे एक सहारा मिला, जो उसके साथ पढ़ाई करता था। मनोज ने उससे कहा, तुम्हारी मां बहुत अच्छी थी, बहुत हिम्मत वाली थी। अपने पति के जाने के बाद उन्होंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा। जहां समाज ने चाहा कि तुम पढ़ाई न करो, वहां पर तुम्हें पढ़ाने के लिए उन्होंने सिलाई का काम किया, अपनी खुशियों को मार दिया, लेकिन तुम्हारी खुशियों को कभी मरने नहीं दिया। खुद फटे हुए कपड़े पहन लिए, लेकिन तुम्हारे लिए नए वस्त्र लाईं। यही तो मां होती है। क्या तुम उस मां का एक सपना पूरा नहीं करोगी? तुम्हारी मां चाहती थी कि तुम बड़ी ऑफिसर बनो। आज भले ही तुम अपनी मां को नहीं देख पाई, उनके अंतिम समय में उनके साथ नहीं रह पाई, लेकिन अगर तुम उनका सपना पूरा करोगी तो जहां भी वे होंगी तुम्हें आशीर्वाद जरूर देंगी। तुम्हें वर्दी में देखकर बहुत खुश होंगी। मनोज की उत्साह बढ़ाने वाली इन बातों से नैना के अंदर फिर से चिंगारी उठी। वह समझ चुकी थी कि अब उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है। उसे अपना सपना पूरा करना है, अपनी मां का सपना पूरा करना है। वह लखनऊ में पढ़ रही थी और साथ में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने लगी। वह रात दिन एक करके पढ़ाई कर रही थी। कभी कभी मन में पुरानी यादें आती थीं, जो उसे भटकाती थीं, लेकिन उसका लक्ष्य अब बहुत मजबूत था। वह किसी भी हाल में झुकने वाली नहीं थी। वह कुछ बड़ा करने वाली थी।
उसने हर संभव प्रयास किया, अपनी एड़ी से छोटी तक का जोर लगा दिया और यूपीएससी एग्जाम को हर हाल में पास करने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत की। और जब यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आया तो पूरे देश भर में उसने काफी अच्छी रैंक हासिल की। वह मात्र 1 साल से पढ़ाई कर रही थी, फिर भी उसने यूपीएससी एग्जाम को पार कर लिया था, जिसे बड़े बड़े अनुभवी अभ्यर्थी 3 से 4 साल में भी नहीं कर पाते। यह उसके दृढ़ निश्चय और जबरदस्त हौसले का ही परिणाम था। अपनी रैंक के आधार पर नैना को एसपी पद सौंपा गया। अब उसके पास पावर थी, गाड़ी थी और वह सब कुछ था जो उसे समाज में सम्मान दिला सकता था। लेकिन कमी थी एक मां की, जो उस दुर्घटना में मारी जा चुकी थी। उसे अपने रिश्तेदारों पर तरस आता था। उन्होंने बचपन में जो कुछ भी किया हो, लेकिन उन्होंने उसकी मां का सही समय पर अंतिम संस्कार किया, यह सोचकर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती थी। अब उसे लखनऊ के एक क्षेत्र में एएसपी पद पर नियुक्त किया गया था। वह अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही थी, अपराध को मिटा रही थी और खास तौर पर नारी शक्ति के लिए लड़ रही थी, जिससे पूरे शहर में नैना का नाम गूंज रहा था। अब इधर प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने वाला था। क्योंकि करोड़ों लोग इस महाकुंभ में शामिल होने वाले थे, तो ड्यूटी पर बहुत सारे पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। भीड़ को संभालना था, अपराध को रोकना था और कुछ गलत लोगों का पर्दाफाश करना था, जिसके लिए पूरी दुनिया से काबिल पुलिस वाले बुलाए गए, जिसमें नैना का नाम भी शामिल था। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इस महाकुंभ में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिर ऐसा क्या होगा नैना के साथ, यह तो आप पूरी कहानी जानकर ही समझ पाएंगे। नैना को जब प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी के लिए भेजा गया तो वह बहुत उत्साहित थी, क्योंकि वह अपने कर्तव्य और फर्ज को बहुत अच्छी तरह से निभाती थी। जब वह महाकुंभ पहुंची तो उसने कई फर्जी बाबाओं का पर्दाफाश किया। क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, नैना नहीं चाहती थी कि एक गलत साधु की वजह से लोग बाकी साधुओं पर भी विश्वास करना बंद कर दें। इसलिए सबसे पहले उसने फर्जी बाबाओं का भंडाफोड़ किया और भीड़ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। तकरीबन 1 सप्ताह तक वह अपनी ड्यूटी अदा कर चुकी थी। एक दिन जब वह महाकुंभ में ड्यूटी कर रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी महिला भीख मांगते हुए दिखाई दी। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन है, लेकिन उसे देखकर पता नहीं क्यों अपना सा महसूस हो रहा था। उस बूढ़ी औरत का आधा चेहरा जला हुआ था। उसका शरीर बहुत दुबला पतला था, मानो कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो। तब नैना को उसकी स्थिति पर दया आ गई और वह सोचने लगी कि मैं इसकी कुछ मदद कर देती हूँ। नैना ने अपने पर्स में से पैसे निकालकर उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा लो ये पैसे अपने पास रख लो। लेकिन जैसे ही उस बूढ़ी औरत की नजर नैना पर पड़ी, वह बिलख बिलख कर रोने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ सुनीता हूँ। क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं सालों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आखिर तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हारा पता लगाने की बहुत कोशिश की। यह बात सुनकर नैना कुछ देर के लिए हैरान रह गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे, उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसने महसूस किया कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ सुनीता थी। उसके होश उड़ गए। अपनी माँ को महाकुंभ मेले में जीवित देखकर और भिखारियों की तरह भीख मांगते हुए देखकर उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन उसकी माँ तो मर चुकी थी। आखिर वह इस महाकुंभ में जीवित कैसे थी? यह सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। सबसे पहले उसने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा, माँ तुम जिंदा हो? मैंने तो सुना था कि तुम बस हादसे में मर गई। मैं तब से तुम्हें मृत मान रही थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम जिंदा हो। मुझे माफ कर दो। तो उसने अपनी माँ को गले से लगाया और कोने में बैठाकर पानी पिलाया। अपनी माँ की ऐसी स्थिति देखकर उसे बहुत दया आई। लेकिन कुछ देर बाद उसकी माँ ने जो सच्चाई नैना को बताई, उसे सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। सुनीता ने बताया, उस दिन मैं लखनऊ जाने वाली बस में तुमसे मिलने आ रही थी, लेकिन अचानक बीच रास्ते में हमारी बस एक एलपीजी गैस वाले ट्रक के साथ टकरा गई और भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोग मर गए। मैं भी 40% तक जल चुकी थी और मेरी हालत बहुत गंभीर थी। रिश्तेदारों को भी बुलाया गया, तुम्हारे बड़े पापा को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं और यह बयान दे दिया कि मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। जिसके बाद मुझे लावारिस मानकर सरकार ने एक सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया।
तकरीबन 1 माह के पश्चात मैं ठीक हुई, लेकिन मैं किस अस्पताल में थी, किस शहर में थी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। साथ ही उस हादसे में मेरे सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिस वजह से मैं अपनी याददाश्त भी खो चुकी थी। मैं इधर उधर भटक रही थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी। मेरा कोई अपना नहीं था। तब कुछ लोगों ने मुझे उस शहर के एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं वहां से भी भाग आई और आज इस प्रयागराज महाकुंभ में भिखारिन के रूप में भीख मांग रही हूं। लेकिन जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मुझे अपना सारा पुराना समय याद आ गया। मेरी बेटी, तुम्हें देखकर मेरी याददाश्त वापस आ गई। तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। अब एसपी मैडम को बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके बड़े पापा ने जो कहा था कि उन्होंने अपने हाथों से उसकी मां का अंतिम संस्कार किया, वह पूरी तरह झूठ था। वे केवल जमीन हड़पने के लिए यह सारा ड्रामा रच रहे थे। जिसके बाद उसने अपनी मां को नहलाया धुलाया, अपने साथ सरकारी जीप में बैठाया और उसी समय छुट्टी लेकर बिहार के अपने गांव पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने अपने बड़े पापा को 2 थप्पड़ मारे और उन्हें धूल चटा दी। अपनी मां को सामने पेश करते हुए उसने कहा, तुम तो कह रहे थे कि मेरी मां मर चुकी है, हमने खुद उसका अंतिम संस्कार किया है, तो यह औरत कौन है? जब सभी लोगों ने सुनीता को सही सलामत देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि सुनीता बच जाएगी, लेकिन जाको राखे साईं, मार सके ना कोई। यह कहावत यहां पर सच साबित होती नजर आ रही थी। अब गांव के सामने यह सच्चाई आ चुकी थी कि नैना के बड़े पापा ने लालच में आकर यह घटिया चाल चली थी, ताकि जमीन का एक भी कतरा सुनीता को न देना पड़े। यह पूरी घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी, लेकिन नैना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मां को उसका हक दिलाने के लिए लखनऊ के सबसे बड़े वकील से संपर्क किया और इस लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ने का फैसला किया। उसके पास पावर थी, एसपी का पद था। उसने अपने बलबूते पर केस जीता और 50 लाख की संपत्ति उसके बड़े पापा को मजबूरन नैना की मां को देनी पड़ी, जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनी और एक बार फिर से उनके अच्छे दिन आ गए। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।